जो जो आपने पढ़े अभी जो उधर लिखे हुए थे, कौन कौन से स्टाइल? अभी क्या लिखा आपने कॉपी में? आज पढ़ा ना आपने टेम्पल आर्किटेक्चर, कौन कौन सी किस्म के होते हैं? जब तक मैं खुद नहीं गो थ्रू करूंगी तब तक मेरे दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी। बताओ भाई। ये जो नीचे देख, ये तुम लोगों ने पढ़ा है इधर, अभी मैंने बिठाया है यहाँ पे। हाँ, कितने किस्म के होते हैं बताओ, स्टाइल कौन कौन सा होता है? कौन कौन से? जोर से बोल। अच्छा, पक्का? बोलो। ईशान नाम है ना आपका? कितने स्टाइल से हमारे यहाँ? नगर और द्रविड़ मेन है, ऐसे और भी हैं छोटे मोटे। शाबाश। तो हमारे यहाँ ये राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, ये नागर, कितना आसान है। वैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज ये भी आप लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि दो स्टाइल है, एक नागर स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, और जो साउथ में है द्रविड़। तो राम मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है, तो वो कौन से स्टाइल का होगा? नगर स्टाइल। आप तो कम मार सकते थे इतना, ठीक। अभी से आपसे पूछ रही थी ना ऑप्शन, आप बोल रहे हैं नागिन स्टाइल, अदरवाइज सुना नहीं क्या? बात है कॉन्फिडेंस की, क्योंकि आपने जो पेपर पास करना है ये वाला, उसमें होगा एमसीक्यू। अगर 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपका ऑप्शन गड़बड़ हुआ तो हो सकता है ना आप बोला दूसरे पे लगा दो, तो बताने वाला नहीं ना होगा। तो जो भी चीज़ बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो। देखो लर्निंग प्रोसेस जो आपका है ना, इसमें कॉन्फिडेंस होना बड़ा ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो आप गलतियां करो तभी सीखोगे। अगर आप कुछ भी गलत बोलोगे, लेट से आज आपने बोल दिया था द्रविड़, लेट से आपने बोला था द्रविड़, फिर मैं आपको करेक्ट कराता कि नहीं द्रविड़ नहीं नागर, वो चीज़ आपको जिंदगी भर कभी नहीं बोलती, वो चीज़ जिंदगी भर नहीं बोलती आप, लेकिन आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। अगर जिंदगी में ड्यॉकर हो, आप स्टैंड ही ना लो, अभी आप इधर उधर मुंडी मारो, नीचे देखो इधर देखो उधर, बोलो नहीं आता, रिवाइज नहीं किया, फिर जो चीज़ ये मैं अभी बता रहा हूँ ये आपके माइंड में इतनी एनग्रेव नहीं होगी। अभी आप सबने सुन लिया यहाँ पे, लेकिन आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो भूल जाने वाली है। याद आपको वही चीज़ रहेगी जहाँ फंसोगे। उसीलिए मैं बच्चों को एक बड़ा अच्छा, जो मैं खुद भी करता था पढ़ते वक्त, कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, घर जाके उसके एमसीक्यू लगाओ। जैसे आप आज आपने हिस्ट्री में जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा, कुछ नहीं करना, गूगल कर रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर एमसीक्यू, बस। जब भी एमसीक्यू आ जाएंगे, ठीक है, तो जो भी पहला क्वेश्चन है, जो आप जितना आप रिकॉल कर सकते हो उसका तुक्का मारने की कोशिश करो। तो जब आपका वो गलत होगा, फिर उसका पढ़ो एक्सप्लेनेशन, वो आपको फिर कभी नहीं भूलने वाला जिंदगी में। मतलब वो भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है, जैसे आप जैसे क्लास पढ़ रहे हो, बुक पढ़ते हो, तो ऐसे एमसीक्यू गलत होना जरूरी है। कई बार जो आपके सही हो जाएंगे ना, वो आपको इतना फायदा नहीं देंगे, जो नहीं आते हुए तुक्के से सही हो जाएंगे। लेट से आपने तुक्का मारा, वो सही हो गया, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ध्यान से नहीं करो, आप ये तो मेरा सही है, बेशक आपको उसकी बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं हो, गलत होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पेपर अटेम्प्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोग मॉक टेस्ट वगैरह जो देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में अगर आपके 0 मार्क्स आ रहे हो, बहुत अच्छा है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके 0 मार्क्स आते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। 0 आया तो बाद में जब आपने एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो कम से कम 100 या 50 या 30 20 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उनके सोल्यूशन तो देखोगे। अगली बार जब आप वो क्वेश्चन करोगे, तो वो क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। और मान लो कि आप मल्टीपल चॉइस बड़े सारे सॉल्व कर रहे हो, और उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा हो गया जो एग्जैक्टली आपके पेपर में रिपीट कर गया, तो आपको 2 नंबर की एच मिलेगी, और 2 नंबर आपको सिलेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, जो भी पढ़ो, अब हमने तो टेस्ट लेने ही लेने हैं, जैसे ही आपके थोड़े टॉपिक खत्म होते हैं हम टेस्ट शुरू कर देंगे, लेकिन डेली जो क्लास में पढ़ते हो, घर जाके उसके एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो। सुनाओ आज के फ्रंट पेज पे क्या है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़? सर उसमें था कि फिजिकली डिसेबल पीपल के लिए कि स्ट्रक्चर नेगोशिएशन को बूस्ट किया जाए 2016 एक्ट के अकॉर्डिंग, कि इस पर वो रिपोर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं विदाउट फीलिंग शेमिंग। तो जम्मू कश्मीर से क्या लेना है? जम्मू कश्मीर से सुना नहीं आपने शायद, बोलो। सितार नाम है आपका ना? आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्या न्यूज़ है? इधर उधर नहीं देखना, तेरे भाई को बुला के ना मैंने इधर शिकायत लगा देनी है तेरी, बता।
वेरी गुड। क्या है वो? पंचायत आपने सुने होंगे ना, पंचायत से इलेक्शन होते हैं, ठीक है। 73rd 74th अमेंडमेंट में आया था वो, ठीक है। क्या है, उसका टर्म होता है 5 साल का, ठीक है। तो 2018 में इलेक्शन हुई थी लास्ट, 2018 दिसंबर में, और 10 जनवरी को क्या हुआ था, इन्होंने ओथ लेके अपॉइंट हो गए थे। तो 5 साल का टेन्योर है, 5 साल हो गए। आज क्या डेट? आज 2 दिन रह गए। 10 को अपॉइंटमेंट हुई थी तो 9 को इनका क्या होगा, लास्ट डे। 5 साल बाद इलेक्शन होती है। पहले जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 जब तक था, एब्रोगेट नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ ये टर्म कितना होता था, 6 इयर्स का, ठीक है। अभी ये खत्म, ठीक है। अब कितना है जो बाकी स्टेट्स में होता है, और वो कितना है, 5 ईयर। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगी। अब हमारे यहाँ होना क्या चाहिए था, बॉडी क्या बोलती है जब हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, वो बोलती है कि पहले ही इलेक्शन करवा लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि इनका टर्म एंड हो तो अगला दे, या फिर मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने के अंदर करानी चाहिए। हमारे यहाँ भी नहीं हो रही है असेंबली इलेक्शन, आप लोगों को पता है बड़ी देर से नहीं हुई हमारे यहाँ, ठीक है। तो सिर्फ यही एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जो हमें इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। उसमें काफी लोग थे, ठीक है, 25-30 हजार लोग थे, इंक्लूडिंग पंच और सरपंच। 27-28 हजार आपके पंच थे और बाकी सरपंच, ठीक। उसमें कुछ वेकेंट पोजीशंस भी थी जिन पे दोबारा से इलेक्शन नहीं हुई। तो अब ये सारे क्या हो रहे हैं, कल रिटायर, मतलब ये इनका टर्म जो है वो खत्म हो रहा है। तो देखा ये जाना चाहिए था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोबारा से इलेक्शन हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ अभी ताज़ा ताज़ा क्या हुआ है, डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन क्या होता है कि जब भी सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस हमारे यहाँ 10-10 साल के बाद होता है इंडिया में, तो सेंसस के बाद सरकार क्या करती है, देखती है कि क्या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन कम ज्यादा तो नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंगली सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली सीट्स डिस्ट्रीब्यूट। जैसे होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम गांधीनगर में हैं, ठीक है, तो बड़े सारे लोग पढ़ाई के पर्पज से, नौकरी के पर्पज से, फार फ्लंग एरिया से कहाँ आते हैं, गांधीनगर। हो सकता है यहाँ सेटल हो जाए, हो सकता है यहाँ सेटल हो जाए, तो उनका वोटर कार्ड वहां से वो चेंज करा के कहाँ ले आते हैं, गांधीनगर होते हैं, वो यहीं पे वोट डालेंगे। तो यहाँ पे जब दोबारा से काउंटिंग हुई, जनगणना हुई, सेंसस हुआ, तो आपका वोट तो यहाँ का बने, आप यहाँ के हो, तो काउंटिंग में आ जाएगा कि गांधीनगर में पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, इंक्रीज। बेशक आप पैदा नहीं हो रहे यहाँ पे, आप यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हो, लेकिन गांधीनगर में तो ज्यादा लोग हो गए। अब क्या किया जाएगा, गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब ज्यादा लोग हो जाए, इसको ब्रेक कर दिया जाएगा दो, ठीक है। यानी कि सीट्स जो है वो क्या चेंज होंगी, सीट्स चेंज होंगी। तो हर साल सेंसस के बाद किया जाता है, जम्मू कश्मीर में लास्ट सेंसस के बाद नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए अभी 2019 एब्रोगेशन जब हमारी यूटी बन गई है, तो अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, डीलिमिटेशन, और इस डीलिमिटेशन ने बड़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आगे पीछे किया है, और रिपोर्ट अपनी जो है वो सौंप दी है। अभी उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना है, तो जैसे ही वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, उसके बाद ही इलेक्शन पॉसिबल है। तो वो कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से अभी दोबारा से इलेक्शन नहीं हुई है, और ये जो बॉडी है, लोकल बॉडी है, इसका टर्म खत्म हो, ठीक है। तो ये न्यूज में है। इसके लिए अब वो क्या जाता है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे आपका ये पंचायती राज है, पंचायती राज है, तो वो आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो इसको अच्छे से पढ़ो। चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज पहली दूसरी क्लास किस बच्चे की है, हाथ खड़े करो जरा, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास, आप दोनों की, आप दोनों की और आपकी भी, ठीक। आप लोगों ने पहले इकोनॉमी पढ़ी है कभी, कभी पढ़ी है? क्योंकि ये देखो आज तो हमारी कौन सी क्लास है, शायद चौथी 5वीं क्लास है, तो स्टार्टिंग में मैं कुछ कंसेप्ट बता दूंगा पहले भी, ठीक है। तो आज उसके आगे अगर आपको आज थोड़ा समझ नहीं भी आया तो मेरे से बाद में आके समझ लेना। बाकी भी सारे बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में इसको मेंटेन करता है वहां का सेंट्रल बैंक, और हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई। गवर्नमेंट भी कर सकती है थ्रू फिजिकल पॉलिसी, और आरबीआई करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमने इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, और फिर हमने देखा था कि इसके दो चीजें थी, एक था क्वांटिटेटिव टूल्स, तो दूसरे कौन से थे, क्वालिटेटिव।
तो फिर हमने पहला फंडा स्टार्ट किया था और इसमें हमने सबसे पहले देखा था रिजर्व रेशियो, कि कैसे रिजर्व रेशियो के थ्रू क्या किया जाएगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। खास करके जो आरबीआई का मैंडेट है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो कितना है कि इन्फ्लेशन को रखना है, कितना 4 + -2, जो कि निकल कर आता है 2% से लेकर कितने, बीच में अगर 4 है तो 4 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस करोगे तो 6%। तो 2% से लेके 4% तक क्या करना है, इसके बीच में ही इन्फ्लेशन रखना है। कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है, सीपीआई। सीपीआई भी कौन सा, कंबाइंड। ये क्या होता है, घबराना नहीं है, अगर किसी को नहीं पता ये हमने पढ़ना है, सिर्फ यहाँ मैं आपके साथ फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। फिर हमने देखा था कि इसके अलग अलग टूल्स हैं, कुछ उसमें से पहला टूल जो था रिजर्व रेशियो, जिसमें 2 चीजें थी, सीआरआर एंड सीआरआर और एसएलआर हमने देखे थे। वैसे तो ये बैंक करंट से बचने के लिए होता है, ठीक है, कि बैंक जो भी हम पैसा बैंक के पास जमा कराते हैं, ऐसा ना हो कि बैंक सारा का सारा उठा के, जैसे मान लो आप पहली रो जो है, इन्होंने 1000 रुपया मुझे दिया और मेरे पास आ गया कोई 7-8 हजार रुपया। अब मैं बैंक हूँ, मैंने दूसरी रो वाले जो बच्चे हैं वो मेरे पास आए लोन लेने के लिए, तो मैंने सारा का सारा 7-8 हजार उठा के इनको दे दिया, ठीक है। इनको मुझे क्या देना था, इंटरेस्ट। तो इनको मैंने बोला कि आपको मैं कितना इंटरेस्ट दे दूंगा, 4%। तो मान लो मेरे पास 10,000 आया इनसे, तो मैंने बोला आपको 4% मैंने देना है, तो 10,000 का 4% मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो लोग मेरे पास आए, उनको जरूरत थी, उन्होंने बोला सर हमें दे दो, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है भाई, मैं आपसे लूंगा 6% इंटरेस्ट। तो वो मुझे 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं, ज्यादा पैसा, उन्हीं से इंटरेस्ट लेके मैं इनको देता जाऊंगा और 2% अपनी जेब में डाल के खुश हो जाऊंगा, ठीक है। ये था नॉर्मल सिनेरियो। अगर आप, अब हुआ क्या कि मैंने सारा का सारा पैसा दे दिया होगा, कल को इनमें से 5 बंदे आ गए मेरे पास कि सर हमें क्या हो गया, बड़ी जरूरत है, तो तुरंत तुरंत हमारे पैसे जमा, क्या मैं दे सकता हूँ इनको उसी वक्त निकाल? कोई एक आए तो हो सकता है मेरे पास उतने हो, लेकिन अगर इनमें से 5, 6, 7 या सारे ये इकट्ठे आ गया, इकट्ठे मेरे पास आ जाए, या फिर मान लो इनके माइंड में किसी थर्ड रो वालों ने आशंका फैला दी कि सर ने क्या किया, पैसे पूसे लेके वीजा वूजा लगा लिया हुआ है कहीं बाहर की कंट्री का, तो सब भागने वाले हैं, तो जाओ फटाफट क्या करो, पैसे लेके। तो ये सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे, क्या मैं पैसा निकाल सकता हूँ सारा एक बार? नहीं। क्या मैंने कहीं गलत जगह पैसा लगाया है? नहीं, मैंने तो सही जगह लगाया, मैंने उनको ही दिया और वो मुझे दे देंगे। इकोनॉमी ऐसी ही चलती है, बैंक भी ऐसे ही चलते हैं, लेकिन कई दफा बैंक रन सिचुएशन आ सकती है, जैसे अभी आई थी, मैंने आपको बोला था कि महाराष्ट्र पीएमसी बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था, जिसमें माल्या वगैरह ने क्या किया था, बड़ा पैसा दिया था वहां से, और बड़े सारे लोगों ने क्या किया था कि मैनेजर जो रहते हैं उनको थोड़ा बहुत पैसा वैसा खिलाकर उनसे बड़ा ज्यादा लोन ले लिया था, जो वापस नहीं लौटा रहे थे। तो अब वो पैसा जो दिया गया था उन लोगों को, वो तो कुछ और लोग होंगे जिन्होंने उस बैंक में पैसे जमा कराया, उन्हीं का पैसा था। तो जब ये आशंका मार्केट में आ गई तो सब लोग चले गए लाइन लगा के पैसे निकालने, तो उनको फिर पैसा बैंक नहीं दे पाया। बाद में फिर आरबीआई ने पता लगाया कि उनके रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट नहीं थे। एक्चुअली कोऑपरेटिव जो है ना, ये आरबीआई के अंडर कुछ नहीं आता। कोऑपरेटिव अभी आप लोग पढ़ोगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट के परव्यू में, कुछ होते हैं सेंटर के परव्यू में, और कुछ होते हैं जिसमें दोनों बना सकते हैं, ठीक है। जो कोऑपरेटिव्स हैं ये स्टेट के परव्यू में आते हैं, तो स्टेट ने ही उसके ऊपर रूल बनाना था, आरबीआई सेंट्रल बैंक ये नहीं कर पाता। बाद में रूल्स और रेगुलेशन चेंज किए गए। तो यानी कि इस सिचुएशन से बचने के लिए अब बैंक क्या करता है, तो बोलता है कि जैसे ये 4 बच्चे हैं, इन्होंने जो पैसा मुझे दिए थे, वो पैसा मुझे क्या रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, वो पैसा मैं इनको दे ही नहीं सकता अगली 2 वालों को। तो यानी कि मैं कमा किस पे सकता हूँ, सिर्फ ये 4 बच्चों को, जो इन्होंने मुझे पैसे दिए मैं वही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसी कंडीशन बन गई, आप में से कुछ आ भी गए, तो जो इन्होंने मेरे पास पैसे दिए हैं वो मैं आपको दे दूंगा, यानी मैं उस पर पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है। वो हमने रखा था, उसी को देखो बैंक करंट किसको बोलेंगे, जब आप लोग मेरे पास आए और मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है, तो बैंक भागता है, फिर वो हो गया बैंक करंट। तो बैंक करंट की सिचुएशन को कम करने के लिए सीआरआर और एसआरआर। सीआरआर हमने कितना देखा था, कितना परसेंट था, ये वेरी करता है 4-5% के बीच में, ठीक है। तो भी मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बताया बाई मंथली ये लोग बैठते हैं, 2-2 महीने के बाद बैठेंगे। अगर इनको लगेगा कि इसको चेंज करना है तो 4 से 4.5 कर देते हैं, कभी 3.5 कर देगा, कभी 4, कभी 4.5, ये वेरी करता रहेगा। आपने जब भी पेपर देने जाना है आपने उस वक्त चेक करके जाना है, ठीक है। अभी जो होगा वो मैं आपको लिखाऊंगा। सीआरआर जो बैंक्स रहते हैं ये किसके पास डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई के पास। आरबीआई पे इन्होंने एक अपना करंट अकाउंट खोला होता है, जैसे आप लोग अकाउंट खोलते हैं ना, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह वगैरह, तो बैंक का एक अकाउंट होता है
करंट अकाउंट, जिसमें क्या रखना पड़ता है, कैश। किसके पास, आरबीआई के पास। क्या उस पे वो पैसा कमा सकता है, नहीं। एसएलआर भी इससे ही मिलता जुलता है। एसएलआर में जो बैंक है ये अपने पास ही पैसा रखता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बास्केट थोड़ी सी डाइवर्स है। कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं, जिसको नहीं पता है। ये पैसा कौन किसके पास रख रहा है, बैंक अपने ही पास रख रहा है। क्या ये दे सकता है किसी को, नहीं दे सकता। यानी कि हो सकता है कि इन दो बच्चों का पैसा जो है वो तो मुझे किसके पास जमा कराना पड़े, आरबीआई के पास, लेकिन इन 3 बच्चों का पैसा मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, लेकिन वो मैं सेकंड रो में किसी को दे नहीं सकता। ये हमने पढ़ा था, इसको आज हम लिखेंगे। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये पिक्चर में आएगा कब, जब हम एक और इसमें नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में पहले चाहूंगा कि आप इसको लिखो, तो इसको हम लिखेंगे पहले। राइट डाउन क्वांटिटेटिव टूल्स और उसमें रिजर्व रेशियोज, क्वांटिटेटिव टूल्स और उसमें रिजर्व रेशियोज। सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज सीआरआर। कैश रिजर्व रेशियो, उसमें सी। सबसे पहले तो आप शॉर्ट में लिख लो। शॉर्ट में पहला पॉइंट लिखो, विद आरबीआई। किसके पास होता है, आरबीआई। दूसरी एरो मार के लिखो, कैश किस फॉर्म में होता है, कैश। और अभी कितना है इस वक्त, 4.5%, 4.5%। डेट लिख लेना आज की, 8 जनवरी 2024। 2 महीने बाद ये चेंज भी हो सकता है। आप पेपर देने जाओ, ऐसा नहीं बोलना उधर सर ने 4.5 लिखाया था, पेपर में 5 आया, तब चेंज हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए डेट लिखा रहा हूँ। पेपर में जाने से पहले इसमें लिख के लाओगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं तो अपने नोट्स में इस तरीके से शीट ये लगा लेता हूँ, जब भी अपडेट होता है उसको चेंज करके नया वाला लिख देता हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। अब देखो इसका इंट्रो करके, सीआरआर का। इट इज अ proportion of total bank deposits known as NDTL, net demand and time liability। NDTL क्या होता है, अब सुन लो, एरो मार करके लिख भी लेना। मैंने क्या बोला कि मेरे पास जितना पैसा है मैंने उसका, मेरे पास पैसा दो ही चीजों के जरिए, 2 ही जरियों के आ सकता है। आप लोग जब मेरे पास आए थे पैसा जमा कराने के, आप लोग मेरे पास जब आओगे मैं आपसे एक फॉर्म फिल कराऊंगा। कोई भी बंदा जब बैंक में जाता है पैसे जमा कराने के लिए तो बैंक फॉर्म फिल कराता है कि पहले बात तो ये बताओ ये कौन से खाते में रख रहे हो, करंट अकाउंट में रख रहे हो, सेविंग अकाउंट में रख रहे हो, फिक्स्ड डिपॉजिट करा रहे हो, रिकरिंग डिपॉजिट करा रहे हो, क्या रख रहे हो। क्योंकि बैंक के पास पैसा तो अलग अलग फॉर्म में रखा जा सकता है। अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाया उसका क्या मतलब है, करंट अकाउंट और एफडी, मान लो 2 चीजें, आधों ने करंट अकाउंट आधों ने एफडी, दोनों में डिफरेंस क्या है। करंट अकाउंट का ये होता है कि आप जब बोलोगे मैं उसको तोड़ के आपको दे सकता हूँ। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन ये है कि आप जब बोलोगे बैंक को, बैंक उसी वक्त आपको निकाल कर देगा पैसे। बैंक की जिम्मेवारी है कि करंट अकाउंट को वो ये नहीं बोल सकता कि आज नहीं कल आना, ठीक है, और जितना पैसा है उतने मुझे देना पड़ेगा। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट, एफडी। आपने एफडी कराई 6 महीने की, ठीक है, तो आपको पता है कि मुझे कितनी देर के बाद जाना है, 6 महीने के बाद जाना है। क्या आप बीच में जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, आप एफडी तोड़वा सकते हो, लेकिन फिर पेनल्टी लगेगी, इसलिए पेनल्टी रखी हुई है। आप जाके बोल सकते हो कि दे दो मेरा पैसा वापस, लेकिन आप फिर बैंक आपको बोलेगा भाई तूने पहले इधर शर्त साइन की हुई है कि 6 महीने बाद मिलेगा, तभी तुझे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी बैंक ने बोला होगा। अगर तूने उससे पहले तुड़वाई तो वो तो गया और उसके ऊपर से पेनल्टी भी। या फिर हो सकता है उसने बोला हो कि वैसे हम 10% देंगे, अगर आपने 3 महीने के बाद तुड़वाया तो 8%, 2 महीने के बाद तुड़वाया तो मतलब अलग अलग क्लॉज उसमें मत घुसो, ठीक है। तो बैंक के पास जो पैसा आ रहा है, आप लोगों ने जो मुझे पैसा दिया वो मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे कल को वो आपको वापस लौटाना है। तो लायबिलिटी जो बैंक के पास होती है वो 2 फॉर्म में होती है, एक डिमांड और एक टाइम। आप अपनी डिमांड पे चाहे जब मर्जी पैसा निकलवा सकते हो। वो कौन सा अकाउंट था, करंट अकाउंट। तो उस टाइप के खाते जब आप खुलवा के बैंक के पास रखोगे वो इधर आएगा डिमांड वाले में, कि आपने जब डिमांड की मुझे आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट,
दूसरा टाइम, इधर डिमांड नहीं चलेगी, इधर टाइम चलेगा। टाइम कैसे कि मैंने आपसे पैसा लिया था, मैंने बोला था 6 महीने बाद दूंगा, तो मेरे पास टाइम है ना अभी, उस पैसे को मैं 6 महीने के लिए कहीं पार्क कर सकता हूँ। मान लो अंकुश मेरे पास आया, अंकुश ने बोला सर मुझे 5 महीने के लिए लोन चाहिए, और जब कायनात आई थी इसने बोला था कि सर मुझे 6 मंथ्स की एफडी करानी है, तो मुझे पता है कि ये 6 महीने बाद आएगी, वो 5 महीने, तो मैं इसका पैसा उसको स्वैप कर दूंगा, मैं सेफ हूँ ना अब अपनी जगह। बस, तो बैंक के पास डिमांड वाली लायबिलिटी भी होती है और टाइम वाली लायबिलिटी भी होती है। अब जैसे ये आए थे मेरे पास, मान लो रंजना भी आई, रंजना ने बोला सर मुझे किसी भी वक्त पैसे की जरूरत पड़ सकती है, घर में कोई चोरी ना करके ले जाए इसलिए यहाँ रख रही है, तो जब आऊंगी चाहे कल आऊँ चाहे परसों चाहे मर्जी, तो मुझे पता है कि उस पैसे को मैं अंकुश को नहीं दे सकता, क्योंकि अंकुश ने तो 5 महीने तक आना नहीं है, तो फिर मैं अपने पास ही रखूंगा। हो सकता है कि आप में से कोई आए और वो बोले सर मैं 1-2 दिन में लौटा दूंगा, मुझे 1-2 दिन के लिए चाहिए, तो कितना रिस्क लेके मैं दे दूंगा, ठीक है रंजना मुझे 1-2 दिन में आ रही है बोल के गई, अब 4-5 दिन बाद आएगी, मैं दे देता हूँ, अगर आ भी गई तो चलो किसी और से इधर उधर थोड़ा कर दूंगा, क्योंकि बैंक के पास तो काफी ज्यादा पैसा होता है, इधर उधर वो कर देता है। मेरे पास जितना भी पैसा था, यानी कि कायनात जैसा पैसा, रंजना जैसा पैसा, उन सबको इकट्ठे क्या बोला जाता है, एनडीटीआर, नेट डिमांड एंड टाइम डिलीवरी, ये दोनों चीजें। अब मान लो कि सबसे मिला के मेरे पास कितना था, 10,000, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एनडीटीएल, और एनडी होता है नेट, मतलब जितना मैंने दिया जितना मेरे पास आया दोनों को प्लस माइनस करके पूरा। तो एनडीटीएल का 4% क्या, 4.5% क्या होगा, सीआरआर, और इसका एसएलआर अभी हम देखते हैं, ठीक। आगे एनडीटीएल दैट द बैंक हैज टू कीप, कंटिन्यू करो उसको, दैट द बैंक हैज टू कीप इन द करंट अकाउंट ऑफ द आरबीआई, दैट द बैंक हैज टू कीप इन द करंट अकाउंट ऑफ द आरबीआई, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसमें आप एनडीटीएल को अंडरलाइन करोगे, अगर आपके पास रेड पेन है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो जो पेन है फिर बॉक्स बनाओ उसके आगे पीछे। इसके बाद आप करंट अकाउंट को बॉक्स में डालोगे, बॉक्स में डालो करंट अकाउंट को, तो लास्ट में कैश को भी डब्बे में डालो। अगर आपके पास हाइलाइटर भी है तो उसको इन चीजों को आपने हाईलाइट करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर में पूछा गया है, पेपर में पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, कैश, गोल्ड वगैरह वगैरह, तो सिर्फ आंसर क्या है, कैश। किस अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में नहीं, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, एनडीटीएल वगैरह वगैरह, तो एनडीटीएल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मच अमाउंट is kept as reserved, this much amount is kept as reserved and banks cannot use it for any commercial activity, cannot को underline कर लो। next, bank does not earn any profit on this amount, bank does not earn any profit on this amount because it cannot be given in loans, loan में नहीं दे सकता, because it cannot be given in the loans। next line, the main purpose of cash reserve ratio or CRR is to prevent bank runs, is to prevent bank runs. At present, the CRR is 4.5%. At present, the CRR is 4.5%. बैंक क्यों रखता है, बैंक रन से बचने के लिए, टू प्रिवेंट बैंक। आगे लिखो। अब इन्फ्लेशन जब होगा तो सीआरआर क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई increases the value of CRR, whereas in the case of deflation, it decreases the CRR। जो पैसा सीआरआर में चला गया, क्या इस पे लोन दिया जा सकता है, तो लोन में देने वाली अमाउंट क्या होगी, कम। लोन में देने वाली अमाउंट क्या होगी, कम। अगर मैंने सीआरआर बढ़ाया
जैसे लेट्स से अभी 4.5 है, अगली बार ये 5 हो गया, तो CRR क्या हुआ, बढ़ा। अब मुझे MTDL का कितना % पैसा देना पड़ेगा, जितना पहले दिया उससे ज्यादा, तो मुझे और पैसा कहाँ रखना पड़ेगा, RBI के पास। मेरे पास खुद के पास कितना हो गया, कम, तो मेरे पास कम हुआ, तो लोन अमाउंट जो मैं दे रहा था ये क्या हुआ, कम। अब मैंने तो अपना मुनाफा कमाना है, मेरे पास पैसा रह गया कम, अब मैं क्या करूंगा, जो मैं पहले पैसा दिया हुआ था उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो बैंक क्या करता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या कर देता है, इसको इंक्रीज कर देता है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, जो सेकंड रो वाले मेरे पास आए थे पैसे लेने के लिए, वो पहले उनको पता चल रहा था कि भाई 8% पे ही क्या हो रहा है, लोन मिल रहा है, अब ये हो गया 10%, तो इनमें से आधे लोग नहीं आएंगे, वो बोलेंगे यार अभी तो 8% था, अब इन्होंने 10% कर दिया है, कोई बात नहीं 2 महीने बाद ये दोबारा से कम करेंगे, तो हम 2 महीने क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो क्या वो मेरे पास लोन लेने आएंगे, नहीं। जब मेरे पास लोन लेने नहीं आए, उनके पास पैसा आया नहीं आया, क्या वो शॉपिंग कर पाएंगे, नहीं। तो शॉपिंग करने जब ये लोग जा रहे थे, जहां इन्फ्लेशन हुआ था वहां पे क्या हो जाएगा, डिमांड क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो जैसे ही डिमांड कम हुई, प्राइस क्या होगा, कम बढ़ेगा, थोड़ी कम होगा। इसी को तो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन कम कराना। ठीक है, हो गया। अगर इन्फ्लेशन आया तो हमने इन्फ्लेशन कम कराना था, CRR क्या कर दिया, इंक्रीज। आगे लिखो SLR। नेक्स्ट राइट डाउन SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी सेम वैसा ही होता है, बैंक करंट से बचने के लिए होता है, सिर्फ इसमें बैंक थोड़ा सा पैसा कमा लेता है। कैसे कमा लेता है, तो उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी होती है, ठीक है, उनको यहाँ रखता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट क्या देता है, इनको इंटरेस्ट देता है। तो दूसरा जो गोल्ड रखा होता है, तो गोल्ड की वैल्यू इन्फ्लेट हो जाती है। ठीक है, देखो, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट्स that a bank has to keep with themselves in the form of cash। क्या रह गया आपका, पूछो, छूटा आपका कुछ, बोला करो, अगर छूट जाता ना बोला करो। इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट्स that the banks have to keep with themselves in the form of cash, comma, gold or government securities, इन तीनों को अंडरलाइन कर लो, और जहां ऊपर लिखा था विद देमसेल्व्स उसको भी अंडरलाइन कर लो। आगे लिखो, बैंक्स कैनॉट लेंड दिस मच अमाउंट ऑफ लोन, banks cannot lend this much amount of loan to the people. However, they may earn some profit on SLR via government security interest and gold inflation price. Via government security interest and gold inflation price. Next point. SLR is also used to prevent the bank runs. इससे भी बैंक रन होता है, सेम जो CRR ways. It is also used to prevent the bank runs. And at present, SLR is 18%. अभी जो SLR है कितना है, 18%. At present, the SLR is 18%. Next, in case of inflation, the banks increases the SLR. Whereas in case of deflation, the bank will decrease the SLR. अब हम उल्टा मैकेनिज्म लेके चलते हैं कि अगर डिफ्लेशन है, ये तो हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, लेट्स से मंदी है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन प्राइस क्या हो चुके हैं,
कम हो गया, अगर प्राइस कम हो गए हैं तो नौकरियां नहीं मिल रही होगी लोगों को, ठीक है, वेल्थ डिग्रेड हो रही है, जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको दोबारा से ठीक करना है। क्या बोलते हैं उस मैकेनिज्म को जब हमने डिफ्लेशन को ठीक करना होता है? रिफ्लेशन, रिफ्लेशन। और जो हमने इससे पहले वाला देखा इन्फ्लेशन को ठीक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिफ्लेशन मैंने आपको क्या बोला कि एसएलआर को क्या करना पड़ेगा, कम या ज्यादा? कम करना पड़ेगा। कैसे अब होगा ये पिक्चर वो देखते हैं। देखो एसएलआर मान के चलो ये भी कितना है 18%, ठीक है, मान लो कि डिफ्लेशन आ गया तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, इसको कम करेगा। लेट्स से इसको 16% कर दिया हम। अब इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? जब 18% था तो यानी कि उसका एनडीटीएल कितना था, 10,000। 10,000 का 18% उसने अपने पास रखा हुआ था। क्या वो दे पा रहा था किसी को लोन पे? नहीं दे पा रहा था। क्या उस पर ज्यादा पैसा कमा पा रहा था? थोड़ा बहुत कमा रहा था लेकिन ज्यादा नहीं ना कमा पा रहा था। जब ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था तो इसने लोगों को जितना भी इंटरेस्ट रेट दिया होगा वो ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होगा। अब जब क्या हो गया, एसएलआर कम हो गया, यानी कि अब इसके पास यहाँ पे जो कैश गोल्ड वगैरह वगैरह है इस कैश को ये इस्तेमाल कर लेगा। किस पर्पज के लिए? लोन पर्पज के लिए। लोगों को लोन दे देगा क्योंकि अब इसके पास बकाया पैसा रह गया ना। जब इसने लोगों को लोन दिया, अब सेकंड रो वाले जितने बंदे हैं, पहले मैं इनको क्या दे रहा था, पहले इनको मैंने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया था, ठीक है, अब मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया, अब मुझे इनको क्या देना है, और ज्यादा पैसा देना। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपना रेट कम कर दूंगा, मैं 10 से दोबारा 8%। जैसे ही 8% करूंगा, इनमें से जो लोग पिछले महीने रूठ के घर बैठ गए थे कि अभी नहीं जाएंगे, बैंक ने रेट बढ़ा दिया है, वो तुरंत लाइन में लग जाएंगे। वो देखेंगे फटाफट ले लो 8% पे, कहीं दोबारा से 10% ना हो जाए। तो जब मेरे पास आएंगे 8% से पैसा लेके सीधे दुकान पे जाएंगे, तो दुकान पे खूब क्या करेंगे जाके, शॉपिंग। शॉपिंग करने से डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही डिमांड राइज हुई तो अब बताओ मुझे प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो यही तो हमें करना था, डिफ्लेशन से प्राइस क्या हुई थी, कम। अब हमने एसएलआर कम करके क्या कर दिया, प्राइस को, ठीक, शाबाश। चलो एक नोट बनाइए, ये इतना ही है, नोट लिखो, नोट। नोट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन। both CRR and SLR are calculated on NDTL, net demand and time liabilities. तो ये जो NDTL है, जो मैंने आपको समझा दिया कि क्या है डिमांड, क्या है टाइम, कौन कौन से खाते इधर इधर आएंगे, इसका ना टाइम जो नहीं बताया है वो बताने जा रहा हूँ कि टाइम पीरियड। ये पैसा हमने कितनी देर का देना है, क्या पूरे साल का देखना है कि एक साल में कितना डिमांड खाते में पैसे जमा हुए, कितने टाइम खाते में पैसे जमा हुए, साल देखना है, 6 महीने देखना है, कितना देखना है? तो आरबीआई बेसिकली कितना देखता है, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट होते 2 हफ्ते, 14 दिन, 2 हफ्ते, और उसमें भी फ्राइडे टू फ्राइडे। ये मेरा एफ और ओ आपको एक जैसा लग सकता है, ठीक है, तो इसको अपने ध्यान से लिख लेना, फ्राइडे टू फ्राइडे। यानी कि इस फ्राइडे को क्या लग गया, एक सीलिंग लग गई। अब इस फ्राइडे से अगला फ्राइडे या उससे अगला, उससे अगला, ठीक है, एक ये फ्राइडे, फिर उसके बाद एक फ्राइडे आया, अभी तो कुछ नहीं देखा जाएगा, फिर उसका अगले फ्राइडे देखा जाएगा। इन दोनों दिनों के अंदर बैंक के पास टोटल कितना पैसा है डिमांड और टाइम में, उसका 4.5% उसको सीआरआर में रखना पड़ेगा, उसका 18% एसएलआर। हो सकता है कि अगले हफ्ते ज्यादा लोगों ने पैसा जमा करा दिया हो तो उसका एनडीटीएल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका एनडीटीएल बढ़ जाएगा अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते जब एनडीटीएल बढ़ गया तो उसको अब ज्यादा पैसा जमा कराना है किसमें, सीआरआर, क्योंकि परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट है। ये मेरा 10,000 से 12,000 हो गया, लेट्स से, तो 10,000 से जब 12,000 हो जाएगा तो 4.5% 10,000 का और 4.5% 12,000 का, वो ज्यादा हो जाएगा। तो वो कुछ पैसा उसको किसके पास रखना पड़ेगा, सीआरआर और एसएलआर में। बाकी पैसा जो होगा वो दे सकता है वो। तो कितना हो गया टोटली, 18 4 कितने हो गए, 22, तो 22.5 है अभी। तो 22.5% इसको इस पे लोन नहीं दे पाएगा, लेकिन जो बाकी वाला बचा है उस पे तो दे ही सकता है ना। तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा होगा 22.5% उधर रखेगा, बाकी लोन दे देगा। चलो नेक्स्ट नोट में ही नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, बैंक रन। बैंक रन ये कुछ सेकेंडरी, क्योंकि हम देखो टूल्स पढ़ रहे थे, टूल्स के अंदर ये कुछ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये मैं आपको लिखा रहा हूँ। बैंक रन कब होता है, बैंक रन वो सिचुएशन लिखो, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, if a large number of customers withdraw their money from a bank
a large number of customers withdraw their money from the bank or financial institution because of the doubt है उनके, शक है उनके माइंड में regarding the solvency of the bank, ये लिखा है regarding the solvency of the bank, then bank run occurs. अगर आप लोगों को शक हुआ कि आप लोगों ने जो मेरे पास पैसे जमा कराए थे कितने 10,000 रुपए, और मेरा मन हुआ था फ्राइडे को पार्टी करने का, और मैंने खूब अपने दोस्तों को बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक खिलाई, जितना पैसा था सब उड़ा दिया, तो जब तक किसी को पता नहीं है तब तक कुछ चीज ठीक है, हो सकता है अगले हफ्ते आप जैसे 10 और आ जाए मेरे पास, तो उनका पैसा मैं इधर उधर कर दूंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे पार्टी करते देख लिया, उसको पता चल गया ये तो हमारे पैसों से पार्टी कर रहा है, तो हम कल को पैसे कहाँ से लेंगे, तो आपको शक हुआ मेरी सॉल्वेंसी पे। सॉल्वेंसी क्या होता है, जैसे आप देखना कोई इलेक्शन लड़ता है, उसमें क्लॉज लिखा होता है कि ही शुड नॉट बी इनसॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंसी का मतलब है कि मेरे पास पैसा है, अभी डाउट हो गया आपको मेरी सॉल्वेंसी पे कि मेरी जेब में पैसा है कि नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे खत्म हो गया, इनसॉल्वेंट। तो जब भी आपको शक होगा कि आपका पैसा जो मेरे पास रखा हुआ था वो मैंने कहीं और खर्च कर दिया या डूब गया, जैसे 1929 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उसमें मैंने पैसा कहाँ लगाया हुआ था, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे, शेयर मार्केट। जैसे अभी इंडिया में बड़ा बूम चल रहा है, हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ कोई ऐप शैप बना के उसमें पैसा लगा रहा है, 10 रुपए लगा रहा है, कोई 20 रुपए लगा रहा है, सोच रहा है कि उसको रिटर्न मिलेगा थोड़ा ज्यादा। वही पैसा अगर तुम 20 रुपए से 25 हो जाए आप खुश होते हो, 20 से 0 हो गया तो 20 से 2-3 हो गया तो देखो पैसा आ कहां से रहा है, वो कोई कंप्यूटर थोड़ी निकाल के दे रहा है पैसा। वो तो सीधी सी बात है कि एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान होगा, एक का फायदा नुकसान ही होता है, और बीच में जो ब्रोकर होते हैं वो पैसा कमा लेते हैं। तो अगर आप पैसा कमा रहे हो तो किसी और को नुकसान हो रहा है, तो सीधी सी बात है ज्यादा बंदे कौन होंगे, नुकसान वाले या कमाने वाले, नुकसान वाले। जिसको नॉलेज नहीं है, अब हम में से तो किसी को नॉलेज इतनी होती नहीं, हम लक पे चलते हैं या किसी की सुनाई बातों पे, तो जब आप पैसे लगाओगे तो डूबोगे। उसके लिए जो लोग उसमें रहते हैं ट्रेडिंग वगैरह में, वो बहुत अच्छा पढ़ के रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंसी पे जब बात आ जाए और आपको शक हो जाए तो आप सब क्या आ जाओगे पैसे निकलवाने, तो मैं कहाँ से दूंगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि डाउट हो, डाउट इसीलिए लिखाया ना, ऐसा लगता है मैंने तो पार्टी की ना हो, या मैंने जो पार्टी की उसमें तो मैंने अपने पैसे लगाए हो, आपका पैसा तो मैंने रखा हुआ है जो इनको दिया हुआ है, लेकिन आप जब सारे के सारे एक ही दिन मेरे पास आ गए तो मैं नहीं दे पाऊंगा, उसको बोलते हैं बैंक कराना, ठीक है। अगला लिखो सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या होती है, SOLVENC पे, इफ अ पर्सन और एन एंटिटी सच एज बैंक, ये पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। इफ अ पर्सन और एन एंटिटी सच एज बैंक are able to pay their debt, उन्होंने अपना उधार चुका दिया, then they are said to be solvent, तब उनको solvent बोला जाता है। Otherwise, next, if they are unable to pay their debt, ये आया पंगे वाला काम, if they are unable to pay their debt, then they are called insolvent। तो प्रॉब्लम किसमें है, सॉल्वेंसी में या इंसॉल्वेंसी में? शाबाश, इधर हिंदी में लिख लेना कि प्रॉब्लम इसमें है। बड़ी बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, पहले मैंने काफी, मेरे पास ऐसे बच्चे आए बोलते हैं सर सॉल्वेंट का मतलब होता है पैसे हैं या नहीं है, तो आप लोग ये गलती नहीं करना। जब भी आपको कुछ लगता है जो मैं आपको बताता हूँ हिंदी में, नीचे उसके लाइन करके लिख देना कि दिस इज गुड दिस इज बैड, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एनडीटीएल के बारे में लिखो। एनडीटीएल, एनडीटीएल आपको क्या लगता है कि इंडिया में ज्यादा लोगों ने डिमांड में पैसा रखा होगा या टाइम में? ज्यादा पैसा इंडिया में जो लोगों ने बैंक के पास रखा होगा। अब इंडिया की छोड़ो, आप अपने घर की बात कर लो। आपको क्या लगता है कि आपके घर में जो आपके पेरेंट्स ने, आप तो कमा नहीं ना रहे हो अभी, आप तो खा रहे हो,
लेकिन आपके घर में किसी ने तो कमाया होगा पहले, ठीक है, हो सकता है अभी भी कोई कमा रहा हो, तो वो जो जितनी तनख्वाह आती है आपके घर में, वो पैसा कहाँ रखते हैं? वो डिमांड वाली साइड ज्यादा रखते हैं या टाइम्ड वाली साइड ज्यादा रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? डिपेंड करता है आपके घर वाले क्या है। मैं इंडिया के बारे में बताता हूँ कि ज्यादा लोग जो है ना वो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं लंबे टाइम के लिए, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है वो सेविंग कल्चर है। इंडिया का जो कल्चर है ना वो कैसा है? सेविंग कल्चर है। सेविंग मतलब वो बोलते हैं बैंक में पैसा जमा करो, तो एफडीआं करवाई होती है, या पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाए होते हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो ज्यादा कौन सा है? टाइम द्वारा। ठीक है, अभी भी देख लो जैसे शेयर मार्केट तो आया है, लेकिन वहाँ एक चीज होती है म्यूचुअल फंड, तो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इंडिया में दोनों ही किस्म के हैं, लेकिन ज्यादा पैसा किसमें है? टाइम वाले, डिमांड वाले में थोड़ा कम है। जनरली किसी के पास भी पैसा आ जाए, आपको ही मैं अगर 1 करोड़ रुपया दे दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? मेरे पास तो है नहीं, लेकिन लेट से बात करने में क्या है, अगर आपको दे दिया जाए तो सारा का सारा पैसा जो है वो ऐसे करंट अकाउंट में नहीं रखोगे, क्योंकि फिर आपको अंदर से ऐसे मोह आएगा कि मैं क्या करूं, इसको खर्च दूं। दूसरा, करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट भी कम मिलता है, उसी को अगर आप फिक्स कराओगे, फिक्स डिपॉजिट, तो आपको ज्यादा, आप बोलोगे यार मैं काम करता हूँ 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराने से अच्छा पहले चेक करता हूँ आगे पीछे कौन सा बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। फिर हो सकता है पोस्ट ऑफिस में भी पता करो और कहीं एक जगह जमा करा के आ जाओ पैसा, तो इसके बदले हो सकता है कि आपको हर महीने 25,000 रुपया क्या आ जाए इंटरेस्ट, तो बैठ के आराम से खाओगे। 1 करोड़ तो उधर ही पड़ा हुआ है, महीने का खर्चा आपका कहाँ से चल गया? 25,000 से। ये कैसे हुआ? जब आपने टाइम वाला किया। अगर आप डिमांड वाला करते आप बोलते नहीं किसमें डाल देता हूँ, करंट अकाउंट में खोलता हूँ, हर महीने 25,000 निकाल के खाऊंगा, तो फिर तो ये कम होगा ना, फिर तो अगले महीने जाओगे इसमें से 25,000 कम, जैसे जैसे जाओगे कम कम होता जाएगा। तो ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट किसमें होती है? लेकिन डिपेंड करता है टाइम। अगर आपका बिजनेस है, हो सकता है आपको एक हाथ से लेके दूसरे हाथ देने हैं, तो फिर आप टाइम में नहीं ना जा सकते, फिर आप इतनी देर के लिए नहीं रख सकते, फिर आपको डेली डेली पैसा चाहिए, तो फिर हम इसमें जाओ। लेकिन इंडिया में ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखो NDTL, द टर्म इंडिकेट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ अ बैंक, जो कि आप लिख चुके हो एक बार पहले भी। आगे लिखो, द डिमांड इंक्लूड्स deposits of public such as क्या क्या? पहले नंबर पे लिखो करंट अकाउंट, 1 2 3 करके लिखना। पहला नंबर करंट अकाउंट, दूसरा नंबर सेविंग अकाउंट, तीसरा नंबर डिमांड ड्राफ्ट एटसेट्रा, which are, आगे लिख लो, which are available to public on demand at any time। इनका फीचर क्या है? They are available to public on demand at any time। अब रात को चले जाओ एटीएम में 12 बजे, 12:02 पे चले जाओ, कोई बैंक नहीं बोल सकता कि इस वक्त क्यों आए हो, ठीक है? उस एटीएम से आपको, बैंक की जिम्मेवारी आपको पैसा निकालो, एटीएम खराब हो बात अलग है, उसमें पैसा वैसा ना हो, दूसरी जगह जाओगे मिलेगा। नेक्स्ट देखो टाइम वाले, the time liability includes the public money which is not available on demand, because they have a maturity time। फिक्स डिपॉजिट कराई है तो उसका मेच्योरिटी टाइम है, ठीक है? because they have a maturity time and cannot be withdrawn before that। आगे लिखो, it includes, देखो जहां मैंने लिखा है ना cannot be withdrawn, इसके आगे क्लॉज है। आजकल बैंक क्या करते हैं, फाइन लगा के दे देते हैं, पेनल्टी लगा के दे देते हैं, तो वो लिखना चाहो तो लिख लेना ब्रैकेट में, अदरवाइज अगर पहले निकालोगे तो पेनल्टी मिलेगी। लिख लो, इट इंक्लूड्स क्या क्या? पहला नंबर फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जिसको बोलते हैं, दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया कि आपने एक ही बार बड़ा लमसम अमाउंट डाल दिया। जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है जिसको SIP भी आजकल बोलते हैं, वो क्या है, हर महीने आपने 2-2 हज़ार रुपये डालना। मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपके पास कितना पैसा आता है, महीने का कोई 5,000 रुपये आप कमाते हो,
₹3000 आपका खर्चा निकाल के 2000 आपके पास बचता है। आप चाहते हो कि ये 2000 रुपया हर महीने में किसी एफडी में डाल दूं, आरडी में डाल दूं, तो आप क्या करोगे, दो 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 मतलब कि 2-2 हज़ार रुपया हर महीने डालोगे, मेच्योरिटी पीरियड उसका बाद में हो। आगे लिखो पोस्ट ऑफिस सेविंग। सिर्फ बैंक ही पैसा नहीं रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा रखा जाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग। नेक्स्ट कैश सर्टिफिकेट्स, बैंक ये भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एटसेट्रा, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एटसेट्रा। कई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो भी स्टाफ से पैसा लेके जमा करके रख लेती है, बाद में बोलते हैं कि आपको बाद में दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो उसके बाद नोट बना के। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स इन बैंक्स are kept in the form of timed deposit due to high interest rates. Is in the form of timed deposits due to high interest rates. Bracket में लिखो same is the case for other developing countries. Same is the case for other developing countries. उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, एरो मार्क के ये भी लिख लो। ऑल्सो वन ऑफ द कॉज इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्सो वन ऑफ द कॉज इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यही दिख रहा होता है तो हम यही डाल देते। ठीक हो गया। इसमें अब आपने एक बनाना है ग्राफ। अब आप लोग एक ग्राफ बनाइए कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो उससे कैसे गुजरा जाता है, और अगर डिफ्लेशन है तो उससे कैसे। अगर इन्फ्लेशन है तो सीआरआर और एसएलआर को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इसके होने से बैंक के पास मनी क्या रहेगी, कम या ज्यादा? हाँ जी, उसके बाद बैंक के पास अमाउंट कम रहेगा। जो लोन में पैसा देना है वो लोन अमाउंट कम। इंटरेस्ट रेट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो नए लोन लेने वाले लोग ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो न्यू लोन्स कम। पब्लिक के पास पैसा, तो लोन नहीं दे रहे तो लोगों का पैसा कहां से आएगा? कम। तो डिमांड, हाँ जी, डिमांड कम। तो डिमांड कम हुआ तो प्राइस कम, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कम। सेम ऐसे ही डिफ्लेशन का भी बनेगा। डिफ्लेशन के केस में सीआरआर एसएलआर ये एक ही पेज पे बनाना, सामने सामने इसके मत अलग अलग बनाओ। सीआरआर और एसएलआर डिफ्लेशन के केस में क्या करेंगे, कम करेंगे। बैंक के पास मनी बढ़ेगी क्योंकि अब उसको बैंक उधर आरबीआई के पास कम रखना है। लोन के लिए अमाउंट ज्यादा, इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, ये अब कम कर देगा। ज्यादा नए कस्टमर लाने के लिए, नए कस्टमर लाएगा तो प्रॉफिट होगा। न्यू लोन्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा लोन देंगे ना अब हम, तो पब्लिक के पास पैसा बढ़ गया, डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगा। डिफ्लेशन कंट्रोल।
ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, अगर सबको आ गया फिर मैं पूछूंगा, इंक्लूडिंग पहली क्लास। वो नहीं समझाया वो का ऐसे थोड़ी बोलना है नहीं आया, वो तो बात होगी बचने वाली। ये मुझे पूछेगा तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मुझे नहीं आया। बता क्या नहीं आया, क्या आया क्या नहीं आया वो बता। बोलो ये क्या हो रहा है इकोनॉमी में, क्या है यहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? ज्यादा क्या, किसके पैसे, हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। प्राइस, किसका प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, रेट बढ़ गया। मतलब आप पहले ये पेन खरीदते थे 10 रुपए का, है ना, अब ये पेन हो गया 15 रुपए का, इसका रेट बढ़ चुका है, उसको बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। पेन का तो चलो कोई नहीं, ज्यादा लोग पेन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन खाना तो सारे हर कोई खाता है ना। मान लो आटे का रेट बढ़ गया, आटा पहले मान लो 40 का था, अब 50 का हो गया, 10 रुपए रेट बढ़ गया। हर गरीब बंदा जो है, हर अमीर बंदा जो वो आटा खाएगा, अमीरों को तो इतनी परवाह नहीं, जो गरीब बंदा है उसकी फैमिली में 5-6 लोग हैं तो उनका तो लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम रहता है, अब उनको ज्यादा पैसा किस पे लगाना पड़ रहा है, खाने पे, ठीक है, उससे महंगाई बढ़ गई तो गवर्नमेंट क्या चाहिए, क्या करे, उसको कम करे, ठीक, तो कम करने के लिए क्या करेगी, अब हमने आपको टूल्स बताए सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर क्या था, ये वैसा पैसा था बैंक का जो उन्होंने कहाँ रखा था, जो उन्होंने कहीं पे या तो आरबीआई के पास रखा था या अपने पास रखा था, लेकिन वो लोगों के पास नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं, इसको उन्होंने बढ़ा दिया। जैसे ही बढ़ाया तो लोगों से इन्होंने, मतलब बैंक्स ने अब इसमें और ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये लोगों के हाथ से पैसा खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, इंटरेस्ट रेट को चेंज कर, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक, जैसे ही इन्होंने बैंक के पास पैसा कम रहा, लोन अमाउंट कम दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो न्यू लोन्स कम दिए, पब्लिक के पास पैसा क्या हो गया, कम, ठीक है, पब्लिक के पास पैसा कम कैसे हुआ, जब नए लोग नहीं आ रहे खरीदने के, लोग रुक गए, जैसे ही लोग रुक जाएंगे तो डिमांड क्या होगी, क्या अब ज्यादा लोग जाएंगे आटा खरीदने, अब लोगों का पैसा कम हो गया, ठीक है, अब ज्यादा लोग नहीं जा रहे, लोग बचत करेंगे, जैसे ही लोग बचत करने गए तो उसकी डिमांड हुई कम, तो जैसे ही डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, तो जब प्राइस कम हो गया, ये तो हम करा रहे थे कम हो जाए, तो डिफ्लेशन क्या, इन्फ्लेशन क्या होगी, ठीक हो गया, कम हो गया रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सेम वैसा वो उल्टा है इसका, उसमें क्या करना है, उसमें हमने लोगों को पैसे पहुंचाने हैं, तो लोगों को पहुंचाने यानी बैंक से पैसे हमें कहाँ भेजने पड़ेंगे, लोगों तक, लोगों को बैंक लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, थ्रू लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर मुझे लोगों को पास ज्यादा पैसे भेजने हैं तो मैं इंटरेस्ट कम कर दूंगा, इंटरेस्ट कम करने के लिए आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा, आरबीआई बैंक के पास ज्यादा पैसे छोड़ेगा, कैसे पैसे छोड़ेगा, उसका सीआरआर कम कर देगा, एसएलआर कम कर देगा, जब बैंक के पास ज्यादा पैसा आया तो वो आगे भेज देगा, सिंपल सा है, ठीक है, कोई और जिसको नहीं समझ आया, हाँ, तो साथ ही साथ इसके पास जो पर्टिकुलर ये है सीआरआर, वो भी नहीं इसके पास बचेगा, सीआरआर एसएलआर, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है कि अगर सीआरआर एसएलआर ना रखें फिर तो बैंक पूरा ही खत्म हो गया ना, तो मतलब बैंक रन की कंडीशन में ये चीज उसके पास है अभी भी, ये चीज लगाई जाती है कि बैंक रन ना हो, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई सीआरआर एसएलआर नहीं है, तो मुझे बताओ उस केस में बैंक रन के चांसेस ज्यादा हैं या सीआरआर और एसएलआर अगर हो तो ज्यादा चांसेस है, इसमें नहीं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में जो आपको शक होगा कि बैंक सॉल्वेंट हो गया, तो हो सकता है कि आपका दोस्त आके बोले यार ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि बैंक ने तो सीआरआर एसएलआर रखा होता है, तो वो पैसा तो उसके पास है ही है, तो हम अगर जाएंगे तो हमें वहां से पैसा लौटा दिया जाए, ठीक है, इसका मेन पर्पस ये होता है, लेकिन इसको आरबीआई यूज करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन करते हुए, आरबीआई के पास बड़े सारे टूल्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि पहली बार में ही जैसे इन्फ्लेशन होगा वो डायरेक्ट इसको चेंज करेगा, इसको नहीं करता है इतनी जल्दी चेंज, वो उसके पास कुछ और टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, जो हमने भी पढ़ना है, ठीक है, इसका मेन मकसद कुछ और है, लेकिन इसको भी इस्तेमाल कर लेता है, कभी इसको भी आरबीआई जो है वो इस्तेमाल करता है, नॉर्मल कंडीशंस में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, हमारे पास बड़े सारे टूल्स आएंगे ना, जैसे क्वांटिटेटिव में अभी तो आ गया आपके रिजर्व रेशियो,
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये तो फायदा हमने एक एक करके पढ़ना है ना। इसमें हमने पढ़ा CRR और SLR। अब इसमें जो आएगा वो आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो रहते हैं ना वो गवर्नमेंट बेचती है। ठीक, मान लो ये एक बॉन्ड है, तो ये मैंने गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल किया। सेल किसको किया, लोगों को, आपके पास आ गया। उसके एवज में गवर्नमेंट आपको क्या देगी, उसके एवज में आपको गवर्नमेंट क्या देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट बोलेगी आप इससे गवर्नमेंट से क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, सेल। जब आपने परचेज किया, लेट से 10,000 का बॉन्ड आपने खरीदा, तो गवर्नमेंट आपको बोलती है क्या करना, 5 साल के बाद यही लेकर आना मेरे पास, मैं तुम्हें इसके ऊपर और पैसे दूंगा। गवर्नमेंट बोलती है। तो गवर्नमेंट ने जब आपने जब ये परचेज किया तो आपने गवर्नमेंट को पैसे दिए या गवर्नमेंट से लिए, कितने, 10,000। आपके पास पैसे कितने रह गए, ज्यादा या कम, आपके पास पैसे कम हुए ज्यादा, जो आप खर्च सकते हो दुकान जाके। ऐसे ओवरऑल तो आप बोलोगे नहीं यार मेरे पास तो बॉन्ड है, तो बॉन्ड में तो मुझे ज्यादा पैसे मिले। आप इस हिसाब से सोचो कि आप जो दुकान पे जाके खर्च सकते हो, खर्चने वाले पैसे क्या हुए आपके पास, कम। तो जैसे ही आपके पास खर्चने वाले पैसे कम हुए, दोबारा यही आ जाओ, पब्लिक के पास पैसा कम रह गया। अगर पब्लिक के पास पैसा कम रह गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम, तो प्राइस कम, फिर इन्फ्लेशन। तो सोचो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी तो गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करेगी या बाय करेगी, बोलो, नहीं सही सही बोलो, आपने पहले सेल क्यों बोला। गवर्नमेंट जब सेल करेगी तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, पैसा। लोगों के पास पैसा ज्यादा रहा या कम, कम हो गया। तो लोगों के पास अगर मैंने पैसा कम छोड़ा तो उसमें से कौन सी कंडीशन आएगी, देखो इसमें पब्लिक के पास पैसा कम था, इसमें पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होना था। मुझे पब्लिक से पैसा अगर मैं खींच रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो मैं किसको केटर कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब मान लो इसका उल्टा, अब मार्केट में आ गया डिफ्लेशन, मुझे लोगों के पास क्या रखना है, पैसा ज्यादा देना है। अब मैंने इनसे जब स्टार्टिंग में बोला था कि तू 5 साल के बाद आना मेरे पास, मैं तुझे पैसे दूंगा, यानी कि मैं 5 साल की एडजस्टमेंट मैंने कर, बीच में मुझे लग रहा है मंदी होगी, तो मुझे लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचाना है। मैं दोबारा से एक नोटिस इश्यू करूंगा कि भाई बोला तो 5 साल था, जो बंदा मुझे 3 साल के बाद देगा तो मैं उसको भी सेम पैसे दे दूंगा, उसको भी मैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा। जैसे ही आपको पता चलेगा, कौन बेवकूफ है जो 2 साल और वेट करेगा, हम सब चाहेंगे पैसा तो उतना ही मिलना है, अभी जाके ले लेते हैं। तो अब भागते भागते जाओगे इसके पास, इसको क्या दोगे, वही बॉन्ड का पेपर, और इससे बदले में क्या लोगे, पैसा। तो पब्लिक के पास पैसा क्या हुआ, यहाँ बड़ा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, डिफ्लेशन। ठीक हो गया, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई बॉन्ड है जो कि लेस देन 1 ईयर का, उसको बोलते हैं टी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। ठीक है, और गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को नहीं देती है, ठीक है, आरबीआई के थ्रू देती है, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट्स को देती है, पीएसयूज को देती है, किसी को भी दे सकती है। वो फर्दर हो सकता है आगे किसको दें, लोगों से लें, लेकिन टूल इस्तेमाल किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन किस पर्पस के लिए, लोगों से पैसा खींचने के लिए या लोगों को पैसा देने के लिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स। ठीक है, जिसमें आपका एक आता है रेपो रेट, एक इसी के साथ आता है आपका रिवर्स रेपो, फिर आपका आता है बैंक रेट, फिर आपका आता है एमएसएफ। ये मेन चीज है। ठीक, अभी एक नया एसडीएफ भी आया है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, पहले ही इनके थ्रू भी क्या किया जाता है, सेम ये। और अब ये अगर ग्राफ आपने बना लिया है ना, तो बाद में जब भी मैं आपको बोलूंगा कि लोगों के पास पैसा बढ़ा या कम हुआ, सीधे आपने यहाँ इधर स्टार लगा दो, ऐसे कर दोनों जगह। डालो, रेपो रेट समझते हैं पहले। जो आरबीआई है ये अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। आरबीआई है ये अपने क्लाइंट्स को क्या देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है।
इसका क्लाइंट कौन कौन हो सकता है? हमें नहीं, हम क्या हमारा खाता हो सकता है आरबीआई में? नहीं। पहला आपके बैंक्स, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसके अलावा बड़े सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ देम आर दी क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई। जब भी इनको लोन चाहिए, किससे? आरबीआई से, वो भी कौन सा वाला लोन? शॉर्ट टर्म, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 2 हफ्ते से कम का। तो क्या किस पे देगा ये इसको? तो ये इसके बदले इसको क्या देगा? कुछ कोलेटरल। कोलेटरल इज इंपॉर्टेंट फॉर, बिना कोलेटरल के रेपो रेट नहीं, रेपो रेट में इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। और कोलेटरल सबसे इंपॉर्टेंट कोलेटरल कौन सा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये वाला जो बॉन्ड इशू की है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये हो गया आपका रेपो रेट। अगर मान लो किसी को शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, अगर किसी को शॉर्ट टर्म रेट नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म रेट चाहिए, क्या उसको फिर भी सेम रेट पे दे देना चाहिए? दे देना चाहिए। तो वो फिर कुछ और रेट कहलाएगा इसमें, वो जनरली कहलाता है बैंक रेट। वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज करेगा ना फिर आरबीआई, लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन। दूसरा, अगर किसी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रही, किसी तो क्या बाकियों को नहीं, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करते हैं कि मान लो इसको लोन तो चाहिए शॉर्ट टर्म, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहले बेच चुका है। ये बोलेगा भाई मुझे लोन चाहिए, आदमी बोलेगा ठीक है ले ले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, कोलैटरल दे और पैसा ले। अगर वो बोले कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर आरबीआई बोलता कोई बात नहीं, मेरे पास एसएलआर है ना, उसके अंदर तेरे पास क्या पड़ी हुई है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो तू वो वाली सिक्योरिटी रख, लेकिन मैं तुझे रेपो रेट पे नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी और रेट पे दूंगा जो कि रेपो रेट प्लस कुछ और होगा, जिसको हम मीनवाइल बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड कुड बी 0.25, स्प्रेड कुड बी 0.30, स्प्रेड कुड बी 0.5, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, उसको बोलते हैं एमएस। याद रखना ये सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को दिया जाएगा, इन तीनों को नहीं दिया जाता एमएसएफ। जो एमएसएफ होगा वो सेम रेपो रेट जैसा ही है, डिफरेंस सिर्फ एक है कि जब भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास क्या नहीं बचेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोलैटरल नहीं बचेगा, ठीक है। वो कोलैटरल भी कौन सा? नॉन एसएलआर वाला, क्योंकि एसएलआर वाला तो नहीं दे सकता ना किसी को, वो वाला जब भी इसके पास कोलैटरल नहीं बचा तो आरबीआई बोलता है कि ठीक है, पहली बार तुझे सजा मिलेगी। सजा किस लिए मिलेगी? क्योंकि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में बैंकरप्सी ना हो। तूने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खत्म कहां कर दी सारी की सारी? जब तुझे पता था पहले से कि हम तुझे लोन कोलैटरल पे ही देंगे, तो तुझे रखनी चाहिए। तो चल, अगर तूने नहीं रखी है कोई मसला नहीं है, जो एसएलआर के अंदर तेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है वो लेकर आ, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का तो बैंक रन से बचने के लिए ही एसएलआर, तो एसएलआर ऐसे भी इस्तेमाल कहीं नहीं कर सकता था, तो लेकिन ये एसएलआर पहले ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ने कहाँ रखी हुई थी? अपने पास रखी हुई थी। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठा के कहाँ रख देता है? आरबीआई के पास। अब आरबीआई लेकिन इसको रेपो रेट पे नहीं देगा, नहीं तो सारे आ जाएंगे ना फिर ऐसे ही, तो फिर वो उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं स्प्रेड। तो अगर ये मान लो 4% है तो 0.25 करके 4.25 हो जाए। ये मैं आपको लिखाऊंगा कि करंट, इसको क्या बोल देते हैं? एमएसएफ। इसको फिर एमएसएफ बोलेंगे। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना कि स्टार्टिंग में रेपो रेट में तो मैंने लिखाया था कि ऑल द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई, जिसमें 1 2 3 4 आएंगे, लेकिन इन केस ऑफ एमएसएफ नॉट ऑल द क्लाइंट्स, ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक कोई पूछ ले क्या होता है, तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर जो शेड्यूल सेकंड है उसके अंदर जो बैंक्स लिखे हुए हैं दोज आर शेड्यूल कमर्शियल। हमने देखा था ना आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, इसके अंदर शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, तो शेड्यूल 2 के अंदर जिन बैंक्स की लिस्ट है उनको बोला जाता है शेड्यूल कमर्शियल। फिर पूछते हैं कि बात, जैसे इनिशियली हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस के अंदर बनी है? 45 सीबी, ठीक। तो अब आपको समझ आ गया मोटा मोटा सारा कुछ। पीछे क्या रह गया? रिवर्स रेपो रेट, वो उल्टा होता है। उल्टा क्या चीज?
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो भी लिखाऊंगा। ये हमें पढ़ने हैं सारे, अभी आप समझो से कल लिखाऊंगा जब और अच्छे से बताऊंगा। अब इसको इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए भी। वो बैंक के पास अगर पैसा ज्यादा छोड़ रहा है, तो बैंक के पास अगर पैसा ज्यादा, इधर तो बैंक के पास पैसा कम है, उधर बैंक के पास पैसा ज्यादा, इधर के साथ वाला देखो जो डिफ्लेशन वाला, बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा छोड़ रहा है तो लोगों को वो इंटरेस्ट रेट कम लगाएगा, इंटरेस्ट रेट कम लगा तो लोन ज्यादा दिए जाएंगे, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आएगा तो उससे प्राइस बढ़ेगा। वो कब करेगा? जब डिफ्लेशन। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो इसको कम करेगा, अगर उसने कम किया तो ये हो जाएगा, बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, लोन अमाउंट कम, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, न्यू लोन कम, पब्लिक के पास पैसा कम, डिमांड कम, प्राइस कम, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट। तो ऐसे जैसे रेपो रेट है, अभी जितने भी ये तीनों बताए, इनमें से तो आरबीआई पैसा मतलब कि लेके उसके बदले कुछ क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। तो इस इंटरेस्ट से ये क्या करता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ट्रीट करता है। अगली क्लास में हम इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। आज के लिए